Welcome to online classes. Student, if you are watching my video, please share and subscribe it and share it with your friends and relatives, or for updates press the bell icon. Student, आपने क्लास 11 पास कर लिया होगा. आई होप आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे. स्टूडेंट, अभी हम जो है क्लास 12th में दोबारा से फिजिक्स पढ़ रहे हैं. आपको ध्यान रखना है कि 11th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई बात नहीं, जो भी आपके मार्क्स आए हैं आप 12th में जो है 90+ मार्क्स आप इसके स्कोर कर सकते हो. इवन 95+ आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे. मैथ्स की तरह इसमें कंसंट्रेशन की और डिवीजन की आवश्यकता होती है प्रैक्टिस के साथ. तो प्रैक्टिस करिए और टाइम पे रिवाइज करते रहिए. आपकी फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगी. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 1 है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर का नाम है. तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जो एक अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में एक एनर्जी होती है. तो एनर्जी दैट केप्ट बाय अ मटेरियल ऑब्जेक्ट और दैट कंपेल इट टू एग्जर्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स और रिएक्ट टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड चार्ज. ठीक है, यदि कोई मटेरियल हमारे पास है तो वो क्या करता है, उसके पास यदि हम कोई दूसरा मटेरियल लाते हैं तो वो या तो क्या करता है, दूसरे मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होता है या उससे थोड़ा सा रिपेल होता है. ऐसा देखा जाता है. और ये कभी जब देख सकते हैं जब दोनों मटेरियल जो है बहुत ही लाइट हों. जैसे आप कोमिंग करते हैं अपने हेयर में तो आप उसके पास जो है छोटे छोटे पीस लाते हैं, तो वो पीस क्या होते हैं, कोम के पास अट्रैक्ट होने लगते हैं. तो यहाँ पर वही जो है सेम चीज़ हो रही है, क्योंकि उसमें एनर्जी डेवलप हो जाती है और एनर्जी होती है और वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एक दूसरे की तरफ एनर्जी की वजह से. तो एनर्जी जो है वो क्या करती है, उन्हें कंपेल करती है, मजबूर करती है रिएक्ट करने के लिए. ठीक है, तो या तो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है किसी इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ, या क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है. तो ये जो होता है इस एनर्जी जो है उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. नेक्स्ट है नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अदर देन द मास दैट क्रिएट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. एक बात और भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन मास, हम लोअर क्लास में पढ़ चुके. इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है और 9.1 × 10⁻³ होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर मास तो है, लेकिन आज से आप ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है मास के अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है, यानी उसके अंदर एक चार्ज भी होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आप पहले पढ़ चुके हो. तो जो चार्ज जो होता है ना, वो जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है. मास के अलावा इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक अलग से प्रॉपर्टी जो पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. और आप जहाँ यही पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर, मास जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. तो आज हम 12th में आपसे ये कह रहे हैं कि चार्ज जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए. यदि दो चार्ज ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके अंदर जो चार्ज है, उनके अंदर जो एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबल है. जैसे दो ऑब्जेक्ट रखे हैं अलग अलग मास के, तो उनके बीच में भी जो है फोर्स ऑफ जो है क्या होता है, आपने देखा कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है अट्रैक्शन, जो न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उनके मास पे डिपेंड करता है. तो ऐसे ही यहाँ पर जो है एक और फोर्स होता है जो उनके अंदर जो चार्ज मौजूद होता है उस पर डिपेंड करता है, उसे हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो चार्ज जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए. चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है और मास से ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है. दोनों ही फोर्स को क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ज. एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन. उन्होंने बताया कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं नेचर में. पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव चार्ज. और ये जो प्रॉपर्टी पाई जाती है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं. इस प्रॉपर्टी को एक नया टेक्निकल नाम दे रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज. ठीक है, पोलैरिटी मतलब लाइक का जो है रिपेल करना, अपोजिट का अट्रैक्ट करना. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप काफ़ी चीज़ें बेसिक सीखेंगे, जो कि चैप्टर जो है 2nd, 3rd, 4 आगे जो ये फिजिक्स से हमारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसमें काफ़ी काम आएंगे. बड़े ध्यान से रखें इस चैप्टर को समझने के लिए. जो बेसिक्स हैं इसमें वो सब काम आएंगे. एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फॉर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है स्टूडेंट, ये ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है किसके लिए, चार्ज की जो है प्रेजेंस के पता करने के लिए, चार्ज है या नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और पोलरिटी कितनी है. पोलरिटी मतलब वही प्लस माइनस. और दूसरा जो है
उनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में। ये चीज़ों को जिन हम फाइंड आउट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। कैसे यूज़ करते हैं आप देखिए, हम क्या करते हैं, एक जार होता है ग्लास का, उसके अंदर 2 टिन की फॉइल लगाते हैं और बीच में एक रोड आर लगा देते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखिए 2 है ना गोल्ड की फॉइल लगी हुई है और बीच में रोड आ रहा है, और ऊपर जो है इसके यहाँ पर जो है डिस्क पर हम एक चार्ज रोड को लेके आते हैं। वहाँ से जो है इसमें आप देखेंगे कि जो चार्ज होते हैं, जैसे हम इसको टच करते हैं तो इसमें से चार्ज नीचे ट्रांसफ़र होने लगेंगे और दोनों गोल्ड फॉइल जो है एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे आ जाएंगी। पहले वेरी क्लोज थी, अब क्या काफ़ी डिस्टेंस पे आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब ये एक दूसरे से डिस्टेंस पर आने लगती है तो हमें जो है प्रेजेंस ऑफ चार्ज की पता लग जाती है। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता लगाया जाता है और डिस्टेंस को मेजर करके चार्ज का मैग्नीट्यूड पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हेल्प करता है डिफरेंट चीज़ों को पता करने में। 4-5 चीज़ें मैंने बताई, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पोलरिटी ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये सब चीज़ें इसकी हेल्प से पता लगाई जाती है। यही मैंने इसमें लिखा है, आप सब देख सकते हैं। तो नीचे देखिए पॉइंट मैंने लिखा है, द लीव्स रिपेल ईच अदर एंड सेट अपार्ट, एक दूसरे को दूर हो जाती हैं। आफ्टर दैट बाय मेजरिंग द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स का डाइवर्जेंस मतलब गैप जो है उसको मेजर करके हम अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या होता है? देखिए, आपको टेक्निक स्टूडेंट आपने नाम सुना होगा कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि हम 2 ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं, तो इससे आपको टेक्निक याद करनी। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट, और इंडक्शन में उल्टा याद रखेंगे, यानी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट। तो हम एक ऑब्जेक्ट को जब चार्ज करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से, लेकिन विदाउट जो है कांटेक्ट के करते हैं, तो उसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो देखिए क्या है, तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी। अनचार्ज बॉडी है, कंडक्टिंग तो है लेकिन वो अनचार्ज है, उसमें चार्ज नहीं है। उसके पास हम एक चार्ज बॉडी लाते हैं और विदाउट मेकिंग ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बिना टच किए उसको हम क्या करते हैं जो है बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। तो बिना टच किए हम उसको जो है चार्ज कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट को। कैसे होता है अभी देखेंगे आप। ये अब आप देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर जो है एक स्फीयर लिया है जो कि जो है न्यूट्रल है, और इसके पास हम क्या करते हैं, एक जो है पॉजिटिव चार्ज रोड लाते हैं, ग्लास की रोड है। तो उसकी वजह से जब ये चार्ज रोड को इसके नज़दीक लाते हैं, टच नहीं कर रहे स्टूडेंट, हम ध्यान रखें, तो इसके जो चार्ज होते हैं वो पोलराइज होने लगते हैं। पोलराइज का मतलब स्टूडेंट ध्यान रखें, ये वर्ड बार बार काम आएगा। पोलराइज का मतलब सेपरेट होना चार्ज का, तो चार्ज सेपरेट होने लग जाते हैं। तो और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ग्लास रोड जो पॉजिटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज इधर आ जाते हैं, पॉजिटिव उधर चले जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, हम स्फीयर को जो है अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नहीं जाते हैं, क्योंकि ये इसकी तरफ जो है बाउंडेड रहते हैं अट्रैक्शन की वजह से। फिर एट लास्ट क्या होते हैं, ये अर्थ से जो कनेक्शन होता है उसको हटा देते हैं, तो लास्ट में स्फीयर जो है नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। इस तरह से आपने देखा कि हमने बिना टच किए, इसको हमने टच नहीं किया था यहाँ पर, ये जो अपना कंडक्टर था, कंडक्टिंग जो स्फीयर था वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो हमने इंडक्शन मेथड से इसको नेगेटिवली चार्ज बनाया, और यही काम अगर इसको हम टच करके करते हैं तो वो कंडक्शन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो होते हैं अभी आप समझ चुके हो, क्या एक एनर्जी होती है चार्ज, लेकिन वो चार्ज में कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। क्या प्रॉपर्टीज है आप देखते हैं। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज में जो है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या है, कोई भी जो चार्ज जो बॉडी होती है उसके अंदर टोटल चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट चार्ज का। मतलब क्या है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, कोई जो है बॉडी है, उसके अंदर टोटल चार्ज Q है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, N इंटू ई, यानी कि उसमें जो टोटल चार्ज है वो N इंटू ई के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सर ये क्या मतलब है N इंटू ई? मतलब मेरा ये है कि यदि उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जो उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो 10 इंटू जो है ये ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो 10 इंटू दिस करेंगे तो 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम उसमें चार्ज होगा। ठीक है, यदि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपने देखा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर 16 इंटू दिस जो चार्ज होगा, तो वो जो 16 इंटू दिस जो चार्ज है वो इसी का ही तो मल्टीपल है ना। यही हम कहना चाह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो इसका मल्टीपल होता है, यानी कि इसकी टेबल चलती है उसमें। जैसे मैंने बोला 3 तो आप बोलेंगे, फिर मैंने बोला 6, फिर मैंने बोला 9, तो आप कहेंगे सर 3 के मल्टीपल है ये सारे।
तो मैं कभी 16 बोल देता हूँ, मैं कभी 3.2 बोल देता हूँ, फिर मैं 16 3 जा 48 बोल देता हूँ, 4.8 कर देता हूँ। तो सब आप क्या देख रहे हैं, 48 बोलता हूँ तो भी इसी का मल्टीपल है, 32 इसी का मल्टीपल है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, अगर मैं 24 बोलता हूँ तो 24 भी इसी का मल्टीपल है। ठीक है, वो 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो मल्टीपल इसी का रहेगा, मतलब ये है। आगे चलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एल्जेब्रिकली। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो होता है किसी सिस्टम के अंदर, टोटल जो चार्ज सिस्टम के अंदर, वो जो है सभी इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करके जो है एक्वायर किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है मान लीजिए आपके पास, जैसे चौक का बॉक्स है, मान लीजिए इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज -7 है ना, वो है, और पॉजिटिव चार्ज 5 कूलम है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -7 + 5 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो -2 उसमें टोटल चार्ज रहेगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब जो टोटल चार्ज होता है वो एल्जेब्रिकली ऐड करने के बाद जो आता है उसको हम जो है टोटल चार्ज कहते हैं, और इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज हमेशा ऐड करके फाइनल रिजल्ट जो आता है वो होता है। तीसरी जो गुण पाया जाता है चार्ज के अंदर, कि चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है। मीनिंग ये है कि चार्ज जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे हम बात करें कि थोड़ी सी रिलीजियस बात करें, तो जैसे सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सोल को रखने वाली जो बॉडी होती है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो सोल जैसे डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखिए, द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑफ ए सेपरेट सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी मतलब क्वालिटी कह सकते हैं, क्वालिटी पाई जाती है चार्ज के अंदर, कि टोटल जो चार्ज होता है सेपरेट सिस्टम का, एक अलग से मेरे पास एक सेपरेट सिस्टम है, दोबारा से कोई बॉक्स ले लेता हूँ, उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम देखिए एग्जांपल लेते हैं, आप जानते हैं एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन जब उसको डिस्ट्रॉय किया जाए तो न्यूट्रॉन क्या करता है, दो प्रोटॉन, दो चीज़ मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है। ये ध्यान रखिए, आपके लिए नई बात है, शायद हो सकता हो। तो जब भी देखना किसी एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है ब्रेक होता है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, न्यूट्रॉन के अंदर जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, और जो क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, दो नए पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इनके अंदर जो है चार्ज पहले से मौजूद रहेगा। यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जब पार्टिकल क्रिएट होगा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। कोई इंसान का बर्थ होता है तो बॉडी बनती है, साथ के अंदर उसके अंदर सोल भी बनती है। तो हमने क्या देखा कि एक जो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उससे जो है 2-3 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो है ध्यान रखें कि चार्ज जो होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अदर थिंग्स में। जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। अब देखिए क्या है, आगे आप क्लियर हो जाएगा। द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो क्रिएट हुए हैं उनके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, कि टोटल चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बने बिफोर क्रिएशन क्या था, टोटल चार्ज 0 था, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज था उस पर। और बाद में जब न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया तो नया जो बना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका भी टोटल चार्ज 0 है। तो इसका न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज 0 रहता है, क्योंकि प्लस और माइनस टोटल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो बिफोर और आफ्टर द क्रिएशन टोटल चार्ज 0 रहता है। एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं आप, देखिए हाइड्रोजन है, एटम है, और इसमें से देखिए ये प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, मैंने दिखा दिया है। तो टोटल चार्ज देखो यहाँ पर क्या है, 0 है, और यहाँ पर क्या है, मैंने वही बताया है, यहाँ भी 0 है, ये एटम है, न्यूट्रल है। देयर इज नेट चार्ज 0 ऑन बोथ साइड। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट चार्ज की प्रॉपर्टीज आपने देखी कि चार्ज जो है क्वांटाइज होता है, मल्टीपल में रहता है, किसी स्मॉल वैल्यू के मल्टीपल में रहता है। दूसरा जो है चार्ज जो है हमेशा एडिशन करके टोटल जो चार्ज बनता है वो चार्ज रहता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर चार्ज जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ध्यान रखें। अब हमारा है नया टॉपिक है, वो है कूलोम्स लॉ। कूलोम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो लॉ दिया वो किसके बारे में दिया, जैसे आपने न्यूटन का पढ़ा था लॉ, वो उन्होंने मास के बेसिस पे दिया, इन्होंने चार्ज के बेसिस पे दिया। ये क्या कहते हैं, देखिए ये बिल्कुल सेम उस तरह से ही न्यूटन की तरह है, याद करना बड़ा आसान है। न्यूटन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसी तरह से है। ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
और दो बॉडी में मास की वजह से जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो वर्किंग करता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज है। देखिए 2 चार्ज लिए मैंने और पॉइंट चार्ज लिए हैं, ठीक है। अभी हमने बाय डिफॉल्ट क्या लिए हैं, पॉइंट चार्ज। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ये दो चार्ज है Q1 और Q2 और ये पॉइंट चार्जेज हैं, बहुत छोटे चार्ज हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो जो कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंबाइन करेंगे तो F क्या बनेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है क्योंकि हम इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, तो वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इफ द चार्जेज आर इन एयर और वैक्यूम में है, मान लीजिए चार्जेज, देखिए आप एयर और वैक्यूम में होंगे चार्जेज मान लीजिए, तो के की वैल्यू जो है सीजीएस में तो 1 होती है, लेकिन ध्यान रखें ऐसा सिस्टम जो हम यूज करते हैं मोस्टली उसमें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। तो ये आपको याद रखनी है, बार बार काम आएगी। के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। नेक्स्ट है के इक्वल टू 1/4πε0 भी यूज कर सकते हैं आप, जो है इसको सोल्व करके ही ये वैल्यू आई है। और ε0 इसमें क्या है, इसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं फ्री स्पेस की। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आपको डालनी पड़े, जिसको हमने डाल के निकाला है वो क्या है 8.85 10⁻⁻² कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अभी इस कूलम्स लॉ को आपने देखा कि जो है, अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में और देखते हैं। आपने अभी वो नॉन वेक्टर फॉर्म देखा था, तो वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म भी काम आता है। हमने ये पढ़ा नॉन वेक्टर फॉर्म में F प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो ये हमारे पास डेरिवेशन आया। अब हम देखिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 है, एक पर जो है फोर्स इधर लग रहा है, एक पर इधर लग रहा है, ठीक है। और A और B पॉइंट पर रखे हैं, ये इनके पोजीशन वेक्टर हैं R1 और R2। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ चुके हैं 11th में, तो पोजीशन वेक्टर हैं ये। और अभी हम देखते हैं इसको यूज कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस जो है AB डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट A से B की तरफ। चार्ज Q1 इधर जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा R12 1 से Q2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो R12 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 वो क्या होगा 2 - 1 के बराबर। ट्रायंगल लॉ से, देखिए ट्रायंगल लॉ से ये डायरेक्शन जो है सेम है, लेकिन ये अपोजिट हो गई, तो ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट क्या हो गया R2 - R1, ठीक है। क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है उसमें से हम किसी भी एक को माइनस कर देते हैं, रिजल्टेंट में से इसको माइनस किया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब चलते हैं सिमिलरली ऐसे BA निकालेंगे। BA क्या होगा 2 1, B से A की तरफ डिस्प्लेसमेंट वो 1 - 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन जो है किसी वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर से स्पेसिफाई करते हैं, ये आप पढ़ चुके हो 11th में। तो R12 कैप जो है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर कैसे दिखाते हैं, मैं वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ऐसे यहाँ पर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब उसके बाद कूलॉम्स लॉ लगाते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 जो रखे हैं R1 R2 पर वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो वो हमारे पास ये होगा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। F21 का मतलब ये हो गया फोर्स ऑन सेकंड, ये देखिए ड्यू टू फर्स्ट रिपेल कर रहा है इसको, दोनों जो है पॉजिटिव है। तो मेरे पास जो आएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कूलॉम्स ने कहा था। तो ये भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमने डाल दिया यहाँ पर। और ये R12 कैप लिया है क्योंकि 1 से 2 की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। और ये कैप का जब वैल्यू डालेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, ऊपर देख सकते हैं, तो ये क्यूब बन जाएगा। और उसके बाद जो है 1/4πε0 और ये R2 - R1 और R2 ये हमने वापस क्या किया है R12 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी साइन, किसी भी साइन के लिए इक्वेशन वैलिड है, ध्यान रखें, क्योंकि हमने इसमें मैग्नीट्यूड का साइन लगा रखा है। और F12 इक्वल टू 1/4πε0 ये आ जाता है। लेकिन अगर इसमें अगर हम जो है 1 2 है इसको जो है 2 1 करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो -F21 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए -F21 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 2 कैप है, 1 2 कैप है, यहाँ 2 1 करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इफ द फोर्स अट्रैक्टिव हो मान लो, देखिए अब दोबारा से एक अलग से डायग्राम हो रहा है, इसको देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए ये जो है फोर्स है यदि अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव से मेरा मतलब ये कि पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो तो लेस देन 0 आएगा ना। और यदि फोर्स रिपल्सिव है, रिपल्सिव कब होते हैं फोर्स, जब दोनों चार्ज जो है नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो ग्रेटर देन 0 ही कहलाएगा। और प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है।
तो इस केस में ये रहेगा। एक अब ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी स्टूडेंट, बहुत इजी टॉपिक है ये कहता है कि किसी एक चार्ज पर जो है लगने वाला जो फोर्स होता है ड्यू टू द मैनी अदर चार्जेज, वो जो फोर्स होता है, ठीक है, वो सभी चार्जेस के द्वारा लगने वाले फोर्स के जो है इंडिविजुअल फोर्सेज के सम के इक्वल होता है। तो ये देखिए बता रहा हूँ मैं, टोटल फोर्स जो है वर्क करता है किसी चार्ज पर ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेज एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। मतलब क्या है, देखो आप इस डायग्राम समझ सकते हैं। देखो एक क्यू नोट एक जो है मेरे पास जो है टेस्ट चार्ज है, इस पर जो है हम चेक करना चाहते हैं कि फोर्स जो है और जो चार्जेज जो है Q1 है Q2 है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पर जो टोटल फोर्स है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ये कहता है इस क्यू नोट पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो Q1 की वजह से लगने वाले फोर्स, Q2 की वजह से लगने वाले फोर्स, Q3 की वजह से लगने वाले फोर्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमने आपको वहाँ पीछे अभी डेफिनेशन बताया था। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ भी दोबारा आगे इसको पूरा कर देते हैं। और जो ये फोर्स लगता है टोटल क्यू नोट पर टेस्ट चार्ज पर, है ना, वो क्या होता है जो है अनअफेक्टेड रहता है बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। ठीक है, तो अदर चार्ज है उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से जो है ये फोर्स अफेक्टेड नहीं होता है। कौन सा? टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स मान लीजिए मैंने ले लिया एफ नोट, क्योंकि क्यू नोट पर लग रहा है सभी चार्ज की वजह से अलग अलग फोर्स। तो टोटल फोर्स जो है क्यू पर जो लग रहा है वो एफ नोट है मान लीजिए क्यू नोट पर, और पोजीशन वेक्टर इसका आर नोट है क्यू नोट का। ड्यू टू एन चार्जेज कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब हम टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो है इंडिविजुअल फोर्सेज के एडिशन के इक्वल है। अब बाई कूलॉम्स लॉ क्या कहेंगे हम, एफ जो है नोट 1 मतलब क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स Q1 की वजह से, तो क्या यूज करेंगे क्यू नोट इंटू Q1 कूलॉम्स लॉ, है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आर कैप आ जाएगा। ऐसे F2 निकालेंगे, फिर ऐसे ही F नोट आ जाएगा, N आ जाएगा, तो nth चार्ज की वजह से लगेगा फोर्स, फिर सभी फोर्स को ऐड कर देंगे जो कि हमारा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, दिस प्लस दैट सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सारी इक्वेशंस को, सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो अब हमारे पास जो है टोटल फोर्स ये आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसको अगर हम जो है समराइज करें, छोटा करें, तो समेशन साइन लगेगा, क्यों आई इक्वल टू लेके 1 से लेकर के n तक लिखना है आपको। क्यू नोट तो कॉमन रहेगा, ये देखिए कॉमन है, और यहाँ आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो n तक लिख दिया हमने। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आपको क्यू नोट को भी कॉमन ले लेना है बाहर, फिर आपके पास ये पार्ट रह जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया कि जो टोटल फोर्स होता है किसी टेस्ट चार्ज पर ड्यू टू अदर चार्जेज, वो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, क्यू आई आर नोट माइनस आर आई, और यहाँ क्यू नोट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी इक्वेशन नंबर 3। और आर नोट माइनस आर आई, अगर 1 होगा तो R1 आ जाएगा, 2 होगा तो R नोट माइनस R2 आ जाएगा। इस तरह से ये टोटल जो है फोर्स आया है एक चार्ज क्यू नोट पर ड्यू टू द अदर चार्जेस, और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, जो हमें ये रिजल्ट देता है। स्टूडेंट आज इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।